नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। और आज बात हम 24 की बरसात को लेकर के करने वाले हैं, क्योंकि 24 की बरसात दिल से दिल की बात। बीजेपी का मिशन पूर्वांचल 24 का पूरा होगा संकल्प। बीजेपी की नीति दिल से दिल मिलाओ की रणनीति। नमस्कार, प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप देख रहे हैं भरोसेमंद न्यूज चैनल, जहां नीति मंथन बैठक सब कुछ हो रहा है। नेता राजनेताओं ने 24 के दंगल को जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने धुआंधार नेताओं को, धुरंधर नेताओं को रन में उतार भी दिए हैं। और इसी कड़ी में 7 जुलाई को पीएम मोदी ने काशी से जीत की हुंकार भरते हुए सौगात की बौछार कर दी। पीएम मोदी ने रूठों को मनाने के लिए टिफिन बैठक भी की और इस बार विपक्ष नेताओं ने सियासी तीर भी जमकर छोड़े हैं। अब ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या 24 को देखते हुए पीएम मोदी ने काशी को सौगात दी है? अगर देश का पीएम काशी जाता है तो विपक्ष को इससे आखिरकार भाई दिक्कत क्या है? क्या 24 में दिल से दिल मिलाओ की रणनीति कामयाब होगी? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस में बड़े सवाल होंगे, जिनका जवाब देने के लिए एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ मौजूद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार की देर रात टिफिन बैठक की। बैठक में बीजेपी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया गया। पीएम ने कहा कि जिन बूथों पर कम वोट मिले थे वहां कार्यकर्ता और पार्षद जरूर जाए। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का भी जमकर बखान किया गया। इससे सकारात्मक परिणाम सामने भी आएंगे। टिफिन बैठक में पीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना टिफिन साथ लेकर के आए। यानी कि बीजेपी तो सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगाती नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष नेताओं की 24 को लेकर के क्या है तैयारी? क्या विपक्ष बीजेपी के चक्रव्यूह का भेद निकाल पाएगा? 2019 में कौन कितना कामयाब हो पाया था, अब वो ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। तो एक एक करके समझने की कोशिश। तो 2019 में तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर ली, लेकिन 2024 में किसका राज तिलक होगा, इस बात का फैसला भी करते हुए नजर आएंगे। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इन 16 सीटों पर बीजेपी हारी, जिसका बखान हम कर लें। रायबरेली, घोसी, लालगंज और जौनपुर ये वो सीटें हैं जिन सीटों पर हार मिली। अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती और मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना ये हार वाली सीटें हैं। और इन्हीं पर पीएम के द्वारा कहा गया है कि ज्यादा फोकस किया जाए ताकि जीत दर्ज करवाई जा सके। किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? बीजेपी को 62 सीट, अपना दल एस को 2 सीट, बीएसपी को 10 सीट और सपा को 5 सीट हासिल हुई थी। ग्राफिक्स के जरिए तमाम समीकरण समझने की कोशिश। 2019 में तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर ली, लेकिन 2024 में किसका राज तिलक होगा, इस बात का फैसला तो अब जनता ही करेगी। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। के जरिए होगी दिल से दिल की बात। जी हां, इसी फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी ने इन टिफिन बैठकों के दौर शुरू किए थे और कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र यानी काशी में बाकायदा इसी टिफिन बैठक में खुद हिस्सा लिया। उन्होंने नेनुए की सब्जी और खिचड़ी खाई, जहां ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे, कई टिकट को लेकर, कई दूसरे प्रत्याशियों को टिकट देने को लेकर, चाहे वो पार्षद हों, विधायक हो या खुद सांसद की बात की जाए, वो सब वहां पर मौजूद थे। आसपास के इलाकों के भी कई सारे सांसद मौजूद थे और खास तौर पर जो काशी क्षेत्र है वहां के छोटे से लेकर बड़े सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता और जो बड़े पदाधिकारियों की बात की जाए उनमें पार्षद और विधायक मौजूद थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बातें सुन रहे थे, अपनी बातें कह रहे थे और कहीं ना कहीं एक नाराजगी दूर करने का तरीका था। और बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ इस भोज को करके कहीं ना कहीं जो दूरियां बन रही थी उसे मिटाने की कोशिश की है और खुद मिशन पूर्वांचल का आगाज कर दिया है। देखना होगा कि अब ये आगे और कितना कारगर साबित होता है। वहीं जो सांसद टिफिन बैठक नहीं कर पाए थे उन्हें भी पार्टी की तरफ से आदेशित किया गया कि वो आज सभी
अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में इसी तरह टिफिन बैठक करें। जिन लोगों के मन में किसी भी तरह की नाराजगी है उन्हें खासतौर पर बुलाया जाए, उनसे बात की जाए, उनकी बात सुनी जाए और अपनी बात उन्हें बताई जाए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल के अपने काम को लेकर जो भी जनता को बताना था वो बताया, कमियों के बारे में भी पूछा, काशी में क्या कुछ नहीं हो पाया इसके बारे में बात की है। और आने वाले वक्त में देखना होगा कि ये पूरी कवायद कितनी कारगर साबित होती है और क्या वाकई दिल से दिल की बात उन दूरियों को मिटा पाती है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और चलिए अब चर्चा की ओर रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज का विषय काफी ज्यादा अहम है। प्रदेश में राजनीतिकरण और राजनीतिक गलियारों में जिस तरह की हलचल है उसको लेकर के बहस की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ प्रमुख पैनल हमारे साथ बने हुए हैं। आपको बता दें हमारे साथ राघवेंद्र सिंह हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ चंचल कुमार सपा प्रवक्ता है और नवलकांत सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। आप तीनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और चलिए शुरुआत आप ही से कर लेते हैं राघवेंद्र जी। जिस तरीके से बीजेपी पूरी तैयारी प्रदेश में करती नजर आ रही है, 24 को लेकर के पूरी रणनीति आप बनाते नजर आ रहे हैं, क्या लगता है रणनीति कितनी सफल हो पाएगी? निश्चित रूप से हमारी रणनीति जैसे ही उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था, हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा जीतने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने लगे। हम लोगों ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो 18 वर्ष के नए मतदाता को बतलाने का काम शुरू किया था। उसमें लगातार नए मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और जो भी भारतीय लोगों का अभियान चल रहा है। इस अभियान के माध्यम से हम लोग समाज के हर वर्ग से, पिछड़े वर्ग से, पिछड़ा वर्ग से, दलित वर्ग से, मतदाता वर्ग से, हम लोग जो संपर्क कर रहे हैं, जो हमारी योजनाओं से लाभान्वित संपर्क कर रहे हैं। कुल मिला के हमारी जो उत्तर प्रदेश की रणनीति है 80 की 80 लोकसभा जीतने की रणनीति है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ भारतीय जनता पार्टी 1-2 सीट हारने के अलावा, हो सकता है हम 1-2 सीटें चूक से हार जाए, हम लोग 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और हम लोग उसके आसपास ही करेंगे। क्योंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सबसे ज्यादा विश्वसनीय पार्टी है और सबसे ज्यादा लोकप्रिय पार्टी है। राघवेंद्र जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 5.5 दर्जन उत्तर प्रदेश में सांसद है और अन्य राजनीतिक दल हाशिए पर खड़े हुए हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, 2 लोकसभा सीटों के साथ अपनी जो परंपरा को सीखते हैं, आज हम वो राम वो हारे बैठे हैं। कांग्रेस अपनी परंपरागत सीट अमेठी हारे बैठी है। एक संकेत जाता है भारतीय जनता पार्टी जहाँ एक तरफ सबसे ज्यादा विश्वसनीय पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश है, वहां से राजनीतिक दल हाशिए पर बने हुए हैं। चलिए ठीक है राघवेंद्र जी, देखिए विपक्षों के द्वारा कई तरह के इल्जाम हालांकि लगाए जा रहे हैं कि ये जो सौगातें दी गई हैं हालांकि पीएम के द्वारा, इसको लेकर के भी विपक्ष कहते नजर आ रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी सौगातें हैं, असल में जनता का कोई हित नहीं चाहती बीजेपी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, राजनीति में जो होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी जनता का हित ना चाहती होती, आज की तारीख में केंद्र और प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय पार्टी ना होती। और जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो ये आजकल आरोप लगा रहे हैं, उनकी दशा आज की तारीख में क्या है? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता, केंद्र की जनता इन सब लोगों से हंसती है। ये लोग जिस प्रकार से आरोप लगाते हैं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इनकी किसी न किसी रूप में इनकी सरकार रही है, केंद्र में भी ये लोग किसी न किसी रूप से साझेदार रहे हैं। तो ये लोग आरोप लगाने के सिवा, भाई उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव समाप्त हुए, समाजवादी पार्टी के 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही, ये लोग क्या करते नजर आए? ये लोग सिर्फ शिवनाथ पटेल की तुलना करते नजर आए। ये लोग क्या करते नजर आए? ये लोग ये कहते नजर आए कि जो वैक्सीन बनवाई है, वैक्सीन मत लगवाइए, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वैक्सीन बनी हुई है। निश्चित रूप से ये लोग नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं और इन बात की भली प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है और पहचान। चलिए ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है, चढ़ चुकी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं, चलिए ठीक है राघवेंद्र जी, अब जवाब ले लेते हैं। चंचल कुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सपा प्रवक्ता। चंचल जी, अगर यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि 24 को लेकर के आप लोग कहते नजर आ रहे हैं कि सिर्फ चुनावी सौगात है, आखिरकार प्रदेश की जनता को अगर ये बड़ी सौगातें मिल रही हैं, उनके लिए
ये काफी फायदे की बात है, राहत की बात है। तो दिक्कत भला कहाँ आ रही है भाई आप लोगों को? किस बात की दिक्कत है? जनता को सौगात मिल रही है इस बात से दिक्कत है, कि बीजेपी सौगात दे रही है इस बात से दिक्कत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाय पर चर्चा करके आए थे, टिफिन पर चर्चा करके जाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री भी काशी गए थे। आपको याद होगा, एक बहुत बड़ा उन्होंने डायलॉग मारा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, माँ गंगा 2022 तक साफ हो जाएंगी। और माँ गंगा ने उनसे सवाल भी किया, इस बार माँ गंगा के एक बार भी नाम नहीं लिया, इस बार सावन की बात उन्होंने करने लगे। देखिए, दूसरी बात यह है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री काशी गए थे, और काशी प्रधानमंत्री जी का शहर है और प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र है। 9 साल से वहां पे हमारे प्रधानमंत्री सांसद हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, अभी पानी देख रहे थे, कचरा देख रहे थे, और मुख्यमंत्री जी हमारे गोरखपुर के हैं, 6 साल हो गए। लेकिन आप दोनों शहरों को उठा के देख लीजिए, बस से बदतर हालत है। तो सिंपल बात छोड़ दी उनको। मेरा सवाल था, मैंने खैर प्रधानमंत्री को ट्वीट भी किया था कि प्रधानमंत्री आपने जो गांव गोद लिया था वो गोद में ही चलने लगा अभी। शायद हो सकता है गोद में आदर्श ग्राम की बात आपने कही तो ध्यान होगा। और वाराणसी और गोरखपुर ये दोनों शहर जो है, उत्तर प्रदेश 16-17 शहर, राघवेंद्र भाई सही बता पाएंगे, 16-17 शहर इन्होंने स्मार्ट शहर बना दिए हैं। वो शायद मेरे ख्याल सारे स्मार्टनेस की सारी जो है, जो सारा उनका जो मानक था सारा पूरा कर दिया इन्होंने। दूसरी बात, इन्होंने बात कही कि जो है ईमानदारी, भारतीय जनता पार्टी के लोग ईमानदारी सबकी बात कर रहे हैं क्या? क्या ईमानदारी इनके अंदर है, नैतिकता है इनके अंदर? लोकतंत्र की बात कर रहे हैं लोग। ये वही लोग हैं जो चुनी हुई सरकार को गिराने का काम करते हैं, खरीद फरोख्त करने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत कोई काम करते हैं क्या? अभी प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर शहडोल में बोलते हैं कि एक एक भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, एक एक भ्रष्टाचारी को मैं छोड़ूंगा नहीं, जेल जाएंगे। आप मुझे बताओ, जिस पार्टी के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार को उन्होंने आरोप लगाया, उसी पार्टी को 2 दिन बाद शपथ ग्रहण दिलवा रहे हैं। अरे जनता आपके ऊपर हंस रही है। आप हंसने की बात कर रहे थे ना विपक्ष के ऊपर, जनता आपके ऊपर हंस रही है। इतिहास में नाम लिखा जाएगा प्रधानमंत्री जी का कि किस तरीके से भ्रष्टाचार की बात करते थे, और जब सत्ता की मलाई खाने की बात है तो लोकतंत्र को और संवैधानिक संस्थाओं को ताक पे रख देते थे। आज पूरी दुनिया में लोग मजाक बना रहे हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र का कि कैसा लोकतंत्र ये है कि चुनी हुई सरकारों को जगह जगह तोड़ने का काम करते हैं, उनके विधायकों को खरीद फरोख्त का काम करने का काम करते हैं। आप मुझे बताओ ना, आप बता रहे हो कि जनता को बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। ठीक है चंचल जी, नवलकांत जी आपके पास आएंगे, लेकिन जल्दी से एक बार राघवेंद्र जी का रिएक्शन ले लेते हैं। मेरी बात सुनिए, 2 करोड़ रोजगार क्या हुआ? 100 दिन के अंदर कालाधन का क्या हुआ? आपने कहा 100 स्मार्ट शहर बनाएंगे, आपने कहा आदर्श गांव बनाएंगे, आपने कहा सवाल पूछते रहेंगे कि जवाब भी जानेंगे। चलिए ठीक है, भ्रष्टाचार कितना गुना बढ़ गया है? ठीक है चंचल जी, जवाब तो जानिए। डीजीपी सुल्तान सिंह साहब कहते हैं कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में है। चंचल जी जवाब तो जान लीजिए। आप सवाल पे सवाल पूछेंगे, जवाब नहीं जानेंगे तो क्या फायदा आपके सवाल का? एक चीज का जवाब चाहिए इनसे, बताइए। हाँ बिल्कुल, राघवेंद्र जी जल्दी जवाब दीजिए, उसके बाद आपके पास आते हैं नवलकांत जी। तार्किक जवाब चाहिए, जुमलेबाजी झांसेबाजी नहीं चाहिए जी। नहीं, जुमलेबाजी नहीं। ये बताइए, आप बता रहे भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने का काम करती है। अच्छा, ईमानदारी से बनाइए, महाराष्ट्र और बिहार में किस जनता ने किस राजनीतिक दल को समर्थन दिया था? क्या जो गठबंधन अभी चल रहा था, क्या उसको समर्थन दिया था? क्या बिहार में क्या जो समर्थन अभी चल रहा था उसको समर्थन दिया गया था? क्या सरकार किसने किया? उसके पहले सरकार गिराने का काम नहीं। मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? अरे मैं बता रहा हूँ, आप मुझे बताइए ना, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं किया, महाराष्ट्र शिवसेना भाजपा प्रदेश के अंदर सरकार तोड़ने का काम नहीं किया आपने। महाराष्ट्र में आप बनाने के लिए आपने जो है बिहार में जो लॉकडाउन कर दिया आपने। आप लोग भारतीय जनता मुझे बताओ 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? आप मुझे बताओ चंचल जी आपने सवाल किया, वो जवाब दे रहे हैं, आप जवाब नहीं सुन पा रहे हैं। अरे आपसे विकास किया, लखनऊ के अंदर बैठा हूँ, लाइट नहीं है, लाइट नहीं, रोज बगैर पंखे के नीचे बैठा, पसीना से 1 घंटे हो गए गोमती नगर बैठा हूँ, गोमती नगर बैठा हूँ। आप मुझे बताओ, आप भी कहीं बिजली का प्लांट लगाए हो? 4 बार आप कहीं बिजली का प्लांट लगाया मुझे बताओ। राघवेंद्र जी और चंचल जी, हम इस तरीके से नहीं, हम इस तरीके से नहीं करते बातें, हम चर्चा इस तरीके से नहीं करते। चंचल जी आपने अगर सवाल किया है तो शांति बना करके रखिए। अभी लोकसभा चुनाव काम की बात करो। ठीक है देखिए, मजबूरन मुझे म्यूट करवाना पड़ेगा, नहीं तो आप शांति बना के रखिए। निर्माण करने को दिया था। चंचल जी आप शांति बना करके रखिए। आपको इतने बार बोला जा रहा है, पहले सवाल के बाद जवाब सुनिए।
सीखिए। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी इंतजार करें, राघवेंद्र जी इंतजार करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी आप इंतजार करें, आपके पास लौटेंगे। नवलकांत सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार हमारे साथ बने, उनका रुख कर लेते हैं। मैं अपनी टीम से दरखास्त करूंगी इन दोनों की आवाज को म्यूट किया जाए, इन दोनों को म्यूट किया जाए, क्योंकि आप लोगों को ये चीज नहीं समझ आ पा रही है कि इंडिया न्यूज पे इस तरीके से बातचीत नहीं होती है। हम प्रदेश का मुद्दा उठा रहे हैं, हम जनता का मुद्दा उठा रहे हैं, यहां पर हम इस तरीके से बहस नहीं करते हैं। चलिए लौटेंगे आप लोगों के पास नवलकांत जी, क्योंकि प्रदेश में देखिए जिस तरह की राजनीति चल रही है, 24 की पूरी तैयारी चल रही है यहां पर। हालांकि बीजेपी अपना पक्ष रखती नजर आ रही है, सपा अपनी बात करती नजर आ रही है। बीजेपी की तैयारियों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? समीकरण क्या बदल सकते हैं इनके? उत्तर प्रदेश में साल भर का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। आपकी 4 बार सरकारें रही हैं, रिपोर्ट कार्ड जनता में जाके बताइए। ये तो आप तरीके से बोल रहे हो, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हर एक सप्ताह में यूनिवर्सिटी बन जाती है, हर दिन ITI कॉलेज खुल जाता है, हर महीने IIM खुल जाता है, न जाने क्या-क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री। हम लोग इस तरीके से रिपोर्ट कार्ड बताते हैं, हम लोग इस तरीके से झांसेबाजी जुमलेबाजी वाले रिपोर्ट कार्ड हैं। जुमलेबाजी करते रहेंगे। आज की तारीख में क्या गति हो गई है? आज की तारीख में क्या गति हो गई है? परंपरागत सीटें हार रहे हो। 2 लोकसभा सीट हो गई बात, हो गई। चलिए आप दूसरों को भी मौका दीजिए। राघवेंद्र जी शांति बना करके रखिए। ठीक है, ठीक है। नवलकांत जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, अब आवाज आ रही है। असल में दोनों जो सपा प्रवक्ता भाजपा प्रवक्ता इतना चीख रहे थे कि कोई मतलब है इस तरह की बातचीत आवाज का? दब रही थी जी, तो आप सवाल पूछी थी, सवाल नहीं सुन पाया तब मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा सवाल ये था कि जिस प्रकार से राजनीति समीकरण देखने को मिल रहा है, 24 की अगर बात कर ली जाए, पूरी तैयारी में भाजपा भी नजर आ रही है और सपा भी नजर आ रही है। हालांकि किस तरीके से ये लोग यहाँ बहस कर रहे हैं वो भी आपने सुना। अब क्या लगता है प्रदेश में जिस तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, किस पर कौन भारी? देखिए, पहले से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा नाम नवलकांत सिन्हा है, इसको सुधरवा लीजिएगा जी। जो आपने सवाल पूछा है 24 का रण क्या होगा, एक चीज तो स्पष्ट है कि यहाँ पे लड़ाई केवल बीजेपी और समाजवादी पार्टी में रहेगी। यानी बीजेपी का कोई मुकाबला करेगा तो वो समाजवादी पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के संग कौन कौन खड़ा होता है। जैसे कि पिछले चुनाव में आप देखेंगे कि 14 में बसपा की 0 सीट थी और वो समाजवादी पार्टी के संग आई तो उसकी सीटें 10 सीटें हो गई और समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं। उसके बावजूद मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया। आरएलडी से जरूर अभी फिलहाल चल रहा है संबंध समाजवादी पार्टी का, लेकिन ये भी तय नहीं है कि आरएलडी समाजवादी पार्टी के संग चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, अभी ये संशय बना हुआ है। और दूसरी बात, बीजेपी ने जो 2 सीटें जीती हैं, मतलब छीनी है समाजवादी पार्टी से, चाहे वो आजमगढ़ हो चाहे रामपुर हो, एक चुनौती हो रही है। कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस का गढ़ की जो सबसे देश में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज गांधी परिवार की थी वो रायबरेली और अमेठी की सीट थी। अमेठी की सीट हार गया, हार जीत कोई भी बड़ा से बड़ा नेता हारता रहा है, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारती रही है, लेकिन हार के बाद राहुल गांधी एक भी चक्कर लगाने अमेठी नहीं गए। अगर अमेठी की सीट को फिर से हासिल करना था, भले ही राहुल गांधी वहां से न लड़ते या आज की परिस्थिति में लड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उस सीट पर अगर मौजूद होते तो वहां उनकी दखल हो सकती थी। और ये दोनों सीटें भी तब जीतते रही है कांग्रेस जब शुरू से कभी भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो चाहे ना हो, लेकिन इन जगहों पे दोनों लोकसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं देती है। इसका मतलब ये है कि जो सपा के वोट है वो कांग्रेस को जाते रहे हैं, जबकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पे समाजवादी पार्टी विधानसभा में वहां जीतती रही है, लेकिन लोकसभा में वो सीटें नहीं देती है। और बीजेपी की जहां तक बात है, बीजेपी रणनीति बनाने में माहिर है, एक एक सीट पे काम होता है, एक एक सीट पे सर्वे होता है, कौन कौन जीत सकता है, कौन कौन लड़ सकता है। और आप तैयारियों की बात देखिए तो आपको तैयारियों में अभी उत्तर प्रदेश की जितनी भी पार्टियां हैं उसमें तैयारी करती नजर आ रही है तो केवल बीजेपी नजर आ रही है। तो मुझको लगता है कि ये जो रणनीति होती है चुनाव लड़ने की, जो हमेशा चुनाव लड़ने की तरीका होता है बीजेपी का, उस मूड में रहती है और अपने वोटरों को उत्साहित करती रहती है। अपने कार्यकर्ता जो नाराज भी हो गए उनको फिर साथ में खड़ा करने की, जो लोग पार्टी से या
जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसका प्रभाव होता है, उसको देखने या उसको दूर करने की जो बीजेपी की कोशिश है, तो जाहिर सी बात है चुनाव बहुत आसान नहीं है, समाजवादी पार्टी के लिए भी नहीं। उस लिहाज से मैं कह रहा हूं क्योंकि बिहार में जिस तरह से सब विपक्ष के नेता इकट्ठे हुए थे, लेकिन जितने भी आप पार्टी देखिए, इसमें खासतौर से आप कांग्रेस को देखिए, तो कांग्रेस का कितना जनाधार है कि समाजवादी पार्टी उसको सीटें दे। तो 2 सीटें तो स्वाभाविक रूप से नजर आती है कि अमेठी और रायबरेली जो हमेशा समाजवादी पार्टी छोड़ती रही है, कुछ सीटें और मान लीजिए, चाहे उसको आप बाराबंकी की सीट मान लीजिए या मुरादाबाद की सीट मान लीजिए, बहुत ज्यादा अगर सीट देने की स्थिति में होगी तो समाजवादी 5 सीटें देगी, और जाहिर सी बात है इतनी कम सीटों पे कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संग लड़ने को तैयार नहीं होगी। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा तैयारी करती नजर आ रही है, अब देखने वाली बात होगी कि सपा टक्कर दे पाती है उस तक की नहीं दे पाती है, या कांग्रेस इस बार बाजी मार जाती है। हालांकि राघवेंद्र जी, जिस तरीके से देखिए, हालांकि यहाँ पर देखा जाए प्रदेश में आप पूरी तैयारी करते नजर आ रहे हैं, केंद्र सरकार पूरी तैयारी करती नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल विपक्षियों के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है। पीएम तमाम जगहों के दौरे करते नजर आ रहे हैं, फिर चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, तेलंगाना हो या राजस्थान हो, सब जगह जा रहे हैं। मणिपुर की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। वो मणिपुर की स्थिति जिस प्रकार से इस वक्त बनी हुई है, यहाँ पर कांग्रेस के राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, वो कैंपों में जाकर के सबसे बात करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर पीड़ितों से। पीएम क्यों नहीं जा रहे? निश्चित रूप से अब हमारी जो है वहाँ जिला इकाई भी है, हमारी प्रदेश इकाई भी है, हमारे बड़े बड़े नेता वो सब मणिपुर में प्रधानमंत्री के प्रचार करने के लिए बनी है। चंचल जी आप धैर्य रखें। भारतीय जनता पार्टी जो है निश्चित रूप से मणिपुर में दौरा करेंगे। अभी देखिएगा, अभी समय है, निश्चित रूप से वहां जाएंगे। वहां की धीरे धीरे संभल रही है और आगे आने वाले समय में भी संभलेगी और अच्छी बेहतर हो जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है जब कोई काम करती है तो उसमें मुंह नहीं चुराती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी विधानसभा चुनाव समाप्त हुए, हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर के हम लोगों ने 3 महीने में क्या काम किया वो बताने का काम। चलिए ठीक है, ठीक है। 6 महीने समाप्त हुए, 6 महीने में क्या काम किया वो बताने का काम किया। अभी 1 साल समाप्त हो गए, 1 साल में हम लोगों ने उत्तर ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी राघवेंद्र जी आपके पास लौटेंगे। ठीक है राघवेंद्र, बताइए उत्तर प्रदेश में 4 बार समाजवादी ठीक है राघवेंद्र जी आपके पास आएंगे। चंचल जी अपनी बात रखें, राघवेंद्र जी शांति बना के रखें। जब आपको पूछा जाए एक्चुअली में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये झूठ के अलावा कुछ भी नहीं बोलते। अगर इनसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए तो हमारी जिला इकाई जा रही है, चुनाव के समय में जाएंगे। पेपर में निकला है। मैं अपनी टीम से दरख्वास्त करूंगी राघवेंद्र जी की आवाज को बंद किया जाए, म्यूट किया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश को प्रधानमंत्री नजर नहीं पड़ती है कांग्रेस की। नजर वहां पड़ रही है। इनसे पूछिए कि एनसीपी का भ्रष्टाचार कहाँ चला गया। इनसे पूछिए शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, मुकुल रॉय, नारायण राणे। चलिए ठीक है, लगता है राजनीतिक प्रवक्ताओं की आदत हो गई है, दूसरों की आवाजों को दबाने की आदत हो गई है, और यही पूरी सिचुएशन इस वक्त देखी जा रही है, जहां पर एक दूसरे को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। हालांकि ये हमारी प्रथा नहीं, इस तरीके से हम बातचीत नहीं करते। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। बात प्रदेश के क्या अहम मुद्दों पर हमने की, बात हमने की 2024 को लेकर के अपना अपना पक्ष रखते नजर आए। विपक्ष के तीखे सवाल थे, लेकिन यहाँ पर सत्ता पे जो बैठी है सरकार वो भी जवाब देती नजर आ रही है। हालांकि तैयारी सब करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इन तैयारियों का फल किसको मिलता है, किसकी रणनीति में दम होती है, किसके दावों में, किसके वादों में दम होती है, ये जनता जवाब जरूर देगी। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।